अच्छा जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू कैफ 8 ऑडिट एश्योरेंस एंड एसेंशियल्स फॉर मार्च 2026 फर्स्ट क्लास। और जैसे ही बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे इंशाल्लाह वो समझते रहेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो सेशन है एक ख़ूबसूरत दुआ के साथ। कुरान मजीद में जिस दुआ का जिक्र है उस दुआ के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी पढ़ाई करें, जब भी किसी चीज़ को कोई समझाने के लिए आप जाएं या कोई बात करें किसी से, तो ये दुआ आप पढ़ें। स्पेशल एग्ज़ाम के लिए बड़ी ज़रूरी है दुआ। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब जब आप इसका तर्जुमा सुनेंगे तब आपको समझ में आएगी कि ये दुआ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। माई लॉर्ड एक्सपैंड फॉर मी माई चेस्ट विद अश्योरेंस एंड ईज़ फॉर मी माई टास्क एंड अनटाई द नॉट फ्रॉम माई टंग दैट दे मे अंडरस्टैंड माई स्पीच। मतलब जो मैं बात करूँ वो सामने वाला समझ सके उस तरीके से जिस तरीके से मैं उस बात को समझाना चाह रहा हूँ। मतलब मेरे जो अल्फाजों में और जो समझाने में जो एक रुकावट है, ठीक है, जो एक गैप है, जो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर होता है कि बच्चा जब लिखता है तो एग्जामिनर को वही बात उसी तरह समझ में नहीं आती है और एक कहीं ना कहीं गैप रह जाता है बीच में। तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे जो यहाँ पर गिरा बंदी हुई है उस गिरा को खोल दे, उस तरीके से मैं बात करूँ, उस तरीके से सामने वाले को समझ में आए जिस तरीके से मैं बात को समझाना चाह रहा हूँ। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अल्लाह ताला के नाम से हमने आगाज़ किया इस क्लास का। इंशाल्लाह हर क्लास में हम ये वाली दुआ पढ़ेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप लोग पढ़ें तो इस दुआ को लाजमी साथ में याद रखें। अच्छा जी, अपना छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे, अगर कुछ बच्चों को नहीं आइडिया मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, ऑब्वियसली ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन तो पता होगा आप लोगों को। मेरा नाम अज़द वसी है, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और क्वालिफाइड इसलिए नहीं कहता क्योंकि ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट होता ही क्वालिफाइड है, ठीक है। डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ BDO पाकिस्तान में ऑडिट एंड एश्योरेंस में, और एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो है जो मैं क्लाइंट्स का देख रहा हूँ। उससे पहले मैं रह चुका हूँ मुफाब में एज अ CFO इन कंपनी सेक्रेटरी मैंने काम किया है, और उससे पहले पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में 4 साल काम किया है, वहाँ पे 4 साढ़े 4 साल काम किया है। उससे पहले पाकर रसल एक फ़र्म थी, उसके अंदर एज एन ऑडिट सुपरवाइज़र मैंने काम किया। उससे पहले मेरी आर्टिकलशिप रह चुकी है डिलॉयट की, डिलॉयट पाकिस्तान से, और डिलॉयट मिडिल ईस्ट में भी मेरा एक्सपोजर रह चुका है। और ग्रैंड थॉर्टन, जिसको अंजुम आसिम के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं लोकल नाम से, और ग्रैंड थॉर्टन उसका इंटरनेशनल नेम है, तो वहाँ भी मैंने काम किया। तो ये है टोटल मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। 3 ऑडिट फर्म्स इसके अंदर शामिल हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शामिल है, शिपिंग इंडस्ट्री शामिल है, इंटरनल ऑडिट भी आप देख रहे हैं, फाइनेंस भी देख रहे हैं, कंप्लाइंस भी देख रहे हैं, और एक्सटर्नल ऑडिट की साइड भी आप लोग देख रहे हैं, जो कि एक ज़बरदस्त कॉम्बो बनाती है कि क्यों इस सब्जेक्ट के लिए अल्लाह ताला ने मुझे चुना है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे चुना है इस सब्जेक्ट के लिए, आप लोगों के लिए चुना है, इस फील्ड के लिए चुना है कि मैं अपनी जो सलाहियत है, काबिलियत है, उसके हिसाब से आप लोगों को प्रिपेयर कर सकूं, और जिस फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूं तो मैं क्लाइंट्स को, इंडस्ट्री को उस तरीके से सर्व कर सकूं, ठीक है। अच्छा जी, क्लाइंटेल की अगर बात कर लें मेजर क्लाइंट्स के हवाले से, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कि क्या क्लाइंट्स है, तो मैं नेशनल बैंक का इस वक्त ऑडिट देख रहा हूँ BDO के एंड से, और मैं लीड कर रहा हूँ उस ऑडिट को। GS बैंक का मैं ऑडिट देख चुका हूँ, SSGC का मैं ऑडिट देख चुका हूँ, पाकिस्तान स्टील मिल्स का ऑडिट मैं देख चुका हूँ, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसका ऑडिट में देख चुका हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब ये लोग आप परेशान हो रहे होंगे यार, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना होगा, मुकेश अंबानी की एक कंपनी है। जी हाँ, जब मैं मिडिल ईस्ट में गया था UAE सेकॉन्डमेंट पे, तो मुकेश अंबानी की कंपनी का ऑडिट करने का मौका मुझे मिला था। साथ में इतिहाद एयरवेज है, उसका ऑडिट भी मैंने किया हुआ है, और साथ में एयर कराची है जिसका ऑडिट देख रहा हूँ, और दीगर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसके ऑडिट में इन्वॉल्व हूँ। तो ये मेन नाम है जो आपकी स्क्रीन पे हैं। तो मल्टी लेवल का एक्सपोजर है, हर इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, जो कि इस सब्जेक्ट के लिए इस चीज़ को परफेक्ट बनाता है कि क्यों जो एक बंदा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बैठा हुआ है, जो ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व हुआ हुआ है, इंडस्ट्री अपडेटेड रेगुलेशन से वो आशना है, वो आप लोगों को ऑडिट पढ़ा रहे हैं, वो समझा रहे हैं। देखिए, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि जो एग्जामिनर बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, जो पेपर बना रहा है कैप का स्पेशली, वो किसी फर्म का पार्टनर है,
ठीक है, किसी फर्म का पार्टनर हो सकता है या कहीं का डायरेक्टर हो सकता है, ये कोई भी एक पर्सन हो सकता है जो कि ऑडिट के प्रोफेशन से वाबस्ता है, उसको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या रेवोल्यूशंस चल रही हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं और किस तरीके से ऑडिटर को उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है। तो उसी के हिसाब से वो पेपर सेट करता है और पेपर आता है। ऑडिट का अगर आप पेपर देखें, भले ही कैफ 8 का पेपर देख लें या सीए फाइनल का सीफैप 6 का पेपर देख लें, कंसिस्टेंट पेपर आता है, ठीक है, वो वही एग्जाम ग्रेड है, हमें पता होती है, उसी एग्जाम ग्रेड से आएगा। ऑडिट प्रोसीजर्स में से मेनली जो है ना वो चंक कवर हो रहा होता है, रिपोर्टिंग के अंदर से मेनली चंक कवर हो रहा होता है, फिर भी हम जो है ना फेल हो जाते हैं। कैफ 8 पूरी सीए जर्नी में अगर कैफ के हर सब्जेक्ट को उठाएं तो सबसे ज्यादा टफ पेपर, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर अगर किसी को माना जाता है तो वो कैफ 8 का पेपर माना जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये चीज़ वादा करता हूँ, जो पिछले बैच में भी मैंने प्रॉमिस किया था कि कैफ 8 को आप लोगों के लिए इतना आसान बना दूंगा कि जितना ही दूसरे बच्चों के लिए वो कैफ 8 मुश्किल होता है, ये मेरा आप लोगों से वादा है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस। और जैसे ही आप लोग मेरे साथ आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, आज की क्लास में मैं आप लोगों का कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह ताला तब तक गेन कर चुका हूँगा। अच्छा जी, साथ में यही नहीं, मैं आईकैप की प्रोफेशनल कमिटीज़ में भी हूँ, आईकैप की सीपीडी कमिटीज़ में हूँ, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आईकैप की स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिसेस मेंबर्स कमेटी के अंदर भी मौजूद हूँ, जो कि ऑडिट फर्म्स के जो अंदर, जो स्पेशली जो मीडियम साइज़ के ऑडिट फर्म्स होते हैं, उसके अंदर ऑडिट किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, उसमें कौन से ऐसे रेगुलेशंस या उसके अंदर कौन से ऐसे मैनुअल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ, ऑडिट प्रैक्टिसेस इंप्रूव करवाई जाएँ, क्योंकि ऑडिट की क्वालिटी बेहतर हो। तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आती हैं जो कि आपके लिए रेलिवेंट होगी, और मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। इसके साथ ही आईकैप की डिफरेंट कमिटीज़ के अंदर मैं रह चुका हूँ। ये सीए पाकिस्तान क्रिकेट लीग थी, उसमें मैं था। नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड अभी दिसंबर में वापस से हो रहा है, उसका मैं पार्ट रह चुका हूँ, उसका टेक्निकल पार्टनर रह चुका हूँ। जो वहाँ पर क्वेश्चंस टेस्ट हुए वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए थे। पाकिस्तान ट्रेडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, सीएफओ कॉन्फ्रेंस, प्रोफेशनल एक्सेलेंस अवार्ड, और ये कुछ मोमेंटोज वगैरह, और इसके साथ साथ कुछ और मेंटरशिप एक्टिविटीज़ मेरी रहती हैं। अच्छा जी, तो आपके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग ज्वाइन किया है, आप लोगों ने अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि यार कैफ 8 आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके साथ आप लोग और कौन कौन से पेपर प्लान कर रहे हैं, सिर्फ कैफ 8 देना है या फिर 2 पेपर देंगे, आगे 3 पेपर देंगे, साथ में कितने पेपर आप लोगों ने देना है, जरा चैट बॉक्स में बता दें जल्दी से। एक्टिव रहेंगे इंशाल्लाह ताला क्लास में, तो आगे आने वाली क्लासें जो है ना बड़ी आसान आपके लिए रहेंगी, और एक जो है ना एक लेवल क्रिएट हो जाएगा हमारे बीच में, एक कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश हो जाएगा जी। तो कोई शेयर करना चाहेगा? सिर्फ ऑडिट दे रहे हैं शर्जील जी, जबरदस्त, ऑडिट एंड FAR2, ओके, इंशाल्लाह क्वालिफाइंग अटेम्प्ट होगी, ये अच्छी चीज़ है यार, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट जी। वालेकुम अस्सलाम, चलें जी, ज़बरदस्त। तो आगे बढ़ते हैं, कैफ 8 के बारे में ज़रा से जानते हैं कि ये सब्जेक्ट असल में है क्या। इंतहाई कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप देखें तो वो एक स्टैंडर्ड की एक बुक होगी, और जो है ना मार्केट में बहुत सारी बुक सर्कुलेट कर रही है, मेरे नोट्स भी हैं, आप उसको देखेंगे आपको लगेगा कि थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन ये पेपर जब आप देने जाएंगे ना तो आपको लगेगा इंतहाई प्रैक्टिकल है। इसका मतलब ये है कि सर अंडरस्टैंडिंग के अंदर बहुत बड़ा गैप आ जाता है। हम समझ रहे होते हैं कि ये थ्योरी का सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी पेपर उठा के देखें, जो भी आप एग्जामिनर कमेंट उठा के देखें, तो एग्जामिनर एक ही बात कर रहा होता है कि बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन उस चीज़ की नहीं है, सही है। तो इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल केसेस भी आप लोगों के साथ बहुत सारे डिस्कस करेंगे और थ्योरी के साथ लिंक करेंगे। तो अप्लाई नॉलेज ऑफ जनरल कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्किल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग, ये मैं नहीं कह रहा, ये आईकैप आपसे कह रहा है, वो एक कॉम्पिटेंसी लेवल आईकैप मैच कर रहा है। अगर सीए के किसी भी सब्जेक्ट को उठाओ ना, लाइक मैं FAR को उठाऊँ या FAR2 को उठाऊँ, तो वो ये समझ रहा है कि यार ये पेपर देने के बाद आप किसी भी कंपनी के CFO की पोजीशन या एक फाइनेंस में सीनियर पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप ऑडिट के पेपर को देखो तो उसको ऐसा लगेगा कि आप अभी जाके बाहर किसी इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने वाले हो, किसी बैंक की ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने वाले हो, या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो है ना वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने वाले हो। आप लॉ का पेपर उठा के देख लो तो ऐसा लगेगा कि आप कॉर्पोरेट केस हैंडल कर रहे हो। आप टैक्स का पेपर उठा के देख लो तो ऐसा लगेगा कि यार आप दूसरे सर तारिक तुनियो जो है ना वो बनने जा रहे हो। तो आईकैप ये चीज़ आपसे डिमांड
डिमांड करता है, तो आपने उस लेवल पर पहुंचना है इस पेपर के लिए। ये पेपर थियोरेटिकल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 100% प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है जी। अच्छा, फीचर्स क्या क्या हैं इसके? वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स इन द सीए, जिस तरह मैंने बताया ऑडिट इज द कोर सब्जेक्ट्स इन द सीए वर्ल्ड वाइड। जितनी भी इस तरह की अकाउंटेंसी आपके प्रोफेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस है, उसके अंदर ऑडिट हैज़ ऑलवेज बीन alongside with the financial reporting, audit has always been one of the core subjects। अच्छा जी, अभी आप कैफ में पढ़ लें, सीफैप में पढ़ लें, और एमएसए प्रीवियस रह चुका था, एमएसए 1 जो कि अभी भी कुछ एक दो अटैम्प्ट रह गई हैं एमएसए 1 की ट्रांजिशनल अप्रोच के अंदर, स्कीम के अंदर, तो उसके अंदर भी ऑडिट शामिल है। अच्छा जी, यूटिलाइजेशन इन 3.5 ईयर्स ऑफ आर्टिकलशिप, जो अभी आप कैफ पढ़ेंगे वो आपकी आगे आने वाली 3.5 साल की आर्टिकलशिप में बहुत एक अहम किरदार अदा करेगा। ऑल्सो हेल्प्स आफ्टर फर्म लाइफ, फर्म लाइफ के बाद आपकी हेल्प करेगा। आप किसी कंपनी के सीएफओ बन जाएंगे तो आप ऑडिट करवा रहे होंगे, आप आर्टिकलशिप के बाद उसी फर्म में अगर आपको फर्म वो रिटेन करती है तो सुपरवाइजर, मैनेजर या डायरेक्टर या पार्टनर बन के बैठे होंगे तो ऑडिट आपको तब भी ऑब्वियसली हेल्प करेगा। वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, अब मैं जब ये कहता हूं ना तो लोग थोड़े से खफा हो जाते हैं कि वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है ऑडिट। लेकिन टफ उन लोगों के लिए जो बातों को समझते नहीं है, जो स्टार्ट से सब्जेक्ट को लेके चलते नहीं है। अगर आप इस सब्जेक्ट को सीरियस लेके चलोगे तो ये सब्जेक्ट आपके साथ सीरियस होगा, लेकिन अगर आप स्टार्ट में इस सब्जेक्ट के साथ मजाक करोगे, खेलम खाली करोगे, तो फिर ये सब्जेक्ट भी आपको एंड में मजाक की तरह लगेगा और ये सब्जेक्ट भी आपसे मजाक करेगा एंड टाइम तक। ये सब्जेक्ट आपकी फिर ग्रिप में नहीं आएगा। फिर ये होगा एग्जाम से फिर एक हफ्ता पहले, एक रात पहले, एक महीना पहले आप यही बोल लोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, क्रैमिंग के एरियाज बता दो, और मुझसे ऑडिट प्रोसीजर हैंडल नहीं हो रहा, मुझे रिपोर्टिंग समझ में नहीं आ रही, मुझे कोड ऑफ एथिक्स समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके के मसले मसाइल आप लोगों को रहेंगे। तो ये जो पूरा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप लोगों को काफ़ी इस चीज़ के अंदर हेल्प रहेगी। और ये एटलीस्ट सवाल आप लोगों के नहीं आएंगे कि मुझे इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फलाने टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। हर चीज़ स्लोली आपके दिमाग में इस तरीके से बैठा दी जाएगी कि आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं करोगे और वो चीज़ आपके अंदर इनबिल्ड हो जाएगी खुद इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। अच्छा, ये किताब है ऑडिट की स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो ये किताब ले ले, साथ साथ हम लोग इस किताब को भी रेफर कर लूँगी। ये कोर ऑडिट की बुक है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है। अच्छा जी, तो की एग्जामिनेबल एरियाज की अगर मैं बात करूं, स्किल्स के बारे में बात करूं, इवैल्यूएट डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव थ्रू रिसर्च, इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस। जो आईकैप चाह रहा है कि ये पेपर पढ़ने के बाद, ये कोर्स पढ़ने के बाद, ये कैफ 8 का पूरा सिलेबस कवर करने के बाद आपके अंदर कौन सी ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसके बारे में आईकैप आपसे बात कर रहा है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि आईकैप आपको किस तरफ ले जाना चाहते हैं। सर, अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, इन्फॉर्म जजमेंट्स। ठीक है, पता हो कि क्या डिसीजन ले रहे हो, रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहे हो, एडवर्स कर रहे हो, क्लीन ओपिनियन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, पता होना चाहिए आपको। मेक डिसीजन एंड रीच वेल रीजन कंक्लूजन्स। फिर कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइसली व्हेन प्रेजेंटिंग, डिस्कसिंग एंड रिपोर्टिंग इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। उसके अलावा रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और न्यू इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम, इन्फॉर्म जजमेंट, डिसीजन एंड वेल रीजन कंक्लूजन। ठीक है जी। तो ये आईकैप आपसे चाह रहे हैं कि ये स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो आफ्टर कैफ 8। ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ की पॉइंटर्स मैंने निकाल के रखे हैं, इसलिए मैंने इंडेप्थ डिस्कस नहीं किया, आपसे पॉइंटर डिस्कस करूंगा। देखो, आईकैप चाह रहे हैं कि जो डेटा सवाल के अंदर, जो इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर गिवन हो, आप उसको तमीज से अच्छी तरीके से इवैल्यूएट कर सको, क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कर सको, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट के साथ। ये दोनों ऑडिट के जार्गन्स है, इसको हम आगे इंशाल्लाह ताला क्लासेस में कवर करेंगे। आप अपनी जजमेंट इस्तेमाल करो, आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। रीजन कंक्लूजन, जो भी आप डिसीजन देने जा रहे हो, यार इसकी रिपोर्ट को मैं क्वालिफाई कर दूं, इसकी ऑडिट रिपोर्ट को मैं एडवर्स कर दूं, या मैं इस ऑडिट से विड्रॉ कर जाऊं, या मैं इसका ऑडिट एक्सेप्ट कर लूं, जो भी डिसीजन ऑडिटर लेता है ड्यूरिंग हिज ऑडिट जर्नी, वो हमेशा रीजन के साथ होना चाहिए। और आईकैप भी आपसे यही डिमांड करता है, कोई भी पास पेपर उठाओगे, रिपोर्टिंग के सवाल उठाओगे, तो वो कहेगा इवैल्यूएट द कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेट द इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। वो चाहता सिंपल स्टेट द इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी दे सकता था, लेकिन आईकैप आपसे चाहता है कि आप अगर ऑडिट रिपोर्ट का कंक्लूजन दे रहे हो तो उसके साथ साथ रीजन भी बताओ कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम किसी की रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहे हो, एडवर्स कर रहे हो, क्लीन ओपिनियन दे रहे हो, क्या कर रहे हो।
ठीक है। तो वेल रीजन कंक्लूजन होना चाहिए, रट्टा इज नॉट द सोल्यूशन टू पास दिस पेपर। आज पहली क्लास है और बिलीव मी यही चीज मैं लास्ट क्लास तक कह रहा हूँ कि रट्टा इज नॉट द सोल्यूशन टू पास दिस पेपर। इस पेपर को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, कम्युनिकेट कंसाइसली, जो भी बात करो कंसाइसली करो भाई, ये बीकॉम का पेपर नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जवाब दो, खल्ली वल्ली एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, भाई सवाल के अंदर वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो उसकी वजह से आपको अपने जवाब के अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी। सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, ठीक है। आपको लग रहा था कि भाई कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, मिसस्टेटमेंट निकल कर आने लगी। आपको लगता था कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दी, आपको पता लग गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की। आपको लगा कि सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, आगे जाके पता चला सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है। तो इस तरीके के जब चेंजेस आते रहेंगे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको किस तरीके से अपने जवाब को मोल्ड करना है या ऑडिट अप्रोच को एडजस्ट करना है, वो चीजें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपका सिर्फ जहन बना रहा हूं कि ये ऑडिट आपको ले जाएगा कहां। पहले ही दिन आपको रियलिटी चेक डाल रहा हूं ताकि उस हिसाब से आप अपना माइंड प्रिपेयर करो और मेरे साथ आप कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करो थ्रू आउट दिस 5 to 6 months, ठीक है। अच्छा जी, तो ये ग्रिड है, ये ग्रिड थी पुरानी कैफ 8 की, जो ऑडिट एंड एश्योरेंस था उसकी ग्रिड थी। ऑडिट फ्रेमवर्क में 15 से 25 मार्क्स तक के सवाल आता था। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट के अंदर 15 से 20 मार्क्स टेस्ट होते थे। ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स 45 या 55 उसकी वेटेड एवरेज, इतने मार्क्स वो टेस्ट करता था। और कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग के अंदर वो 10 से 15 मार्क्स टेस्ट कर रहा होता था। तो ये उसकी वेटेड जो एवरेज है, टेस्टिंग ग्रेड है आईकैप की, ये होती थी, ठीक है। अब अभी जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी, जो प्रीवियस स्कीम थी, उसके हिसाब से ये था। अब जिस स्कीम के अंदर आप जा रहे हो, न्यू स्कीम, उसके अंदर क्या है भाई, ऑडिट फ्रेमवर्क 15 से 25 नंबर, 15 से 25 नंबर अभी भी उसी ग्रेड के अंदर शामिल है। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट को भी उसने नहीं छेड़ा है, टीचिंग आवर्स भी सेम रखे और मार्क्स की एलोकेशन भी उसने सेम रखी है। चेंज कहां पर आया है? चेंज आया एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल्स, यहां पर उसने वेटेज को कम करके 30 से 40 कर दिया। प्रीवियस ग्रेड क्या थी? 45 से 55। तो इसका मतलब अब यहां से इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होगा जितना ज्यादा टेस्ट होता था। यहां से चंक उठा के कहां चला गया? कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग को उसने चेंज कर दिया है, फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। अब उसकी मार्किंग ग्रेड क्या कर दी है? 25 से 30 मार्क्स। सर अब ये क्या सीन हुआ है, ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। कुछ नहीं हुआ, कुछ एक आध टॉपिक्स हैं जो आईकैप ने इंट्रोड्यूस कर दिए और कुछ ग्रेड सी के अंदर से ग्रेड डी के अंदर ट्रांसफर हो गए, दैट्स इट। एक आध नया स्टैंडर्ड आया है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, दैट्स इट। उसके अलावा सारी की सारी चीजें सेम है। मैं क्यों बता रहा हूं भाई, मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं नई स्कीम को सामने लेके चलता, भूल जाता पुरानी स्कीम में क्या है। नई स्कीम के हिसाब से मैं प्रिपेयर करता, उसके हिसाब से पेपर देता, खल्ली वल्ली। लेकिन अभी बच्चे के साथ मसला क्या है, बच्चा थोड़ा कंफ्यूज है कि सर ऑडिट के अंदर कोई डायनासोर तो नहीं आ गया नई स्कीम के अंदर। तो इसीलिए मैंने एक कंपैरिजन उन बच्चों के लिए भी बना दिया है जिनको खुजली होती है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? आगे बढ़ते हैं। तो ये सिलेबस का एरिया है, ग्रेड वाइज ब्रेक किया हुआ। ये प्रीवियस ग्रेड है, इसके अंदर से कुछ स्टैंडर्ड शिफ्ट हुए हैं। मैं आगे आके आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि किस ग्रेड के अंदर कौन सा स्टैंडर्ड आएगा, आगे टेस्ट होगा। तो न्यू वर्सेस पुरानी जो स्कीम थी उसका कंपैरिजन अगर मैं बात करूं तो पुरानी स्कीम 2021 में आई थी। अब नई स्कीम आईकैप ने जो अनाउंस की है बच्चों, वो 2025 की स्कीम है। प्रीवियस स्कीम के अंदर ऑडिट एंड एश्योरेंस नाम का पेपर था, अब ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स नाम का पेपर है। तो अब जो पेपर के अंदर ये नाम शिफ्ट हुआ है ना, तो इससे मैं इस चीज को ये इंटरप्रेट कर रहा हूं कि अब का पेपर, आने वाला पेपर और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी की साइड पे जाएगा। क्रैमिंग की उतने चांसेस नहीं मिलेंगे जितना प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अंदर मिलते थे। आईकैप अब और ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछेगा। आपकी जो थिंकिंग सलाहियत है, आपकी जो ड्राफ्टिंग स्किल्स है, वो और ज्यादा इस पेपर के अंदर टेस्ट होगी। ये मेरी असेसमेंट है, ठीक है। उससे जो पेपर का नाम चेंज कर दिया ना, उससे मैं इस चीज को समझ रहा हूं। और जो टॉपिक जिस तरीके के आईकैप ने इंट्रोड्यूस कर दिए, वो आगे जाके मैं डिस्कस करता हूं आपसे, उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि ये पेपर अब और ज्यादा टफ होने जा रहा है। अच्छा जी, CFAP 6 ऑडिट एश्योरेंस एंड डेटा, अब इस पेपर का नाम है। पहले नाम था ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस। इंशाल्लाह ताला जब आप CFAP 6 में आओगे, मुझसे पढ़ोगे, तो इस पेपर का नाम चेंज हो चुका होगा। अच्छा जी, तो ये ग्रेड है, प्रीवियस ग्रेड है। अब इसके अंदर जो की चेंजेस होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्रेड सेम है, नो चेंज। एश्योरेंस एंड नॉन एश्योरेंस सर्विसेज की ओवरव्यू, नो चेंज। फिर यहां पर आपका आता है एक्सप्लेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस एंगेजमेंट। आपको पता होगा कि यार सस्टेनेबिलिटी के बारे में काफ़ी भूचाल आया हुआ है, हम ऑडिट फर्म्स के अंदर बैठे हुए हैं तो वहाँ भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं सस्टेनेबिलिटी है क्या, तो हम उनको जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि भाई सस्टेनेबिलिटी क्या है, आप लोगों ने सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करना है, उसके स्टैंडर्ड्स किस तरीके से आपने अप्लाई करने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एज एन ऑडिटर सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस को लेके हमारा क्या रोल होगा। तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर रहा होता हूं। ठीक है जी, तो ये एक चेंज बड़ा इस ग्रेड के अंदर आया है। बाकी अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ये ग्रेड सेम रहेगी। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स और रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ये सेम रहेगा। कोड ऑफ एथिक्स सेम रहेगा। प्लानिंग ऑडिट सेम रहेगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट सेम रहेगा। मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट सेम रहेगा। फ्रॉड और एरर से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो एरियाज हैं कवरेज के, वो सेम रहेंगे। फिर ऑडिट एविडेंस सेम रहेगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेम रहेगी। एनालिटिकल प्रोसीजर सेम रहेगा। ऑडिट सैम्पलिंग सेम रहेगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर कुछ उसने प्रोसीजर्स स्पेसिफाई कर दिए हैं, ठीक है, कि आपको इस एरिया से रिलेटेड प्रोसीजर्स पढ़ के आने, देख के आने। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं यार। मेन चंक जो है ना तुम्हारा पेपर का 50 से 55 मार्क्स हमेशा ऑडिट प्रोसीजर से आता है, और सेम यही सीए फाइनल के लिए भी रहता है। ठीक है, फिर इंटरनल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर का एरिया वो सेम रहेगा। आईटी अश्योरेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जनरल ऑडिट टेक्निक्स एंड जनरल एप्लीकेबल आईटी कंट्रोल्स, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, इंटरनल ऑडिटर और ऑडिटर्स एक्सपर्ट वो रहेगा। रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड है। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा जो फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग का जो नया ग्रेड उसने खोला, जो रिवाइज किया, उसमें से कुछ स्टैंडर्ड ऊपर से तीसरी ग्रेड से चौथे ग्रेड्स में, सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड में आ गए। उसके अंदर एक ग्रेड शामिल है सब्सिक्वेंट इवेंट की। सब्सिक्वेंट इवेंट का ऐसा स्टैंडर्ड है कि वैसे ही ऑडिट रिपोर्ट के साथ टेस्ट होता है, तो जस्ट ये शिफ्टिंग है। ऑडिट रिपोर्ट के साथ पहले भी ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता था, अब भी टेस्ट होगा, तो इसमें कोई मेजर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर रिटन रिप्रेजेंटेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन अगर मैनेजमेंट दे रही है तो क्या होगा, नहीं दे रही है तो क्या होगा। ये पहले भी ऑडिट रिपोर्ट के साथ टेस्ट हो जाता था, अभी भी रिटन रिप्रेजेंटेशन के बहुत अच्छे जो है ना वो सवाल लास्ट टाइम के अंदर पूछा गया है, अभी जो गुजरी आपकी ऑटम 2025 की, और आगे भी ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक्सपेक्टेड है कि ये सवाल मिलके आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन पे, क्योंकि वो अच्छे लेवल पे इस अटेम्प्ट के अंदर टेस्ट कर चुका है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम किसी भी टॉपिक को स्किप कर देंगे। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड पहले ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट एविडेंस की साइड पे था, क्योंकि 500 की सीरीज में कवर होता है। अब ये स्टैंडर्ड जनाब उठ के फाइनलाइजेशन एंड कंक्लूजन के अंदर आ चुका है। तो गोइंग कंसर्न का पहले भी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के साथ होता था ताल्लुक, और अब भी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के साथ है। तो ये मेयरली ग्रेड का चेंज है, इससे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, इसकी इंटेंसिटी के अंदर फर्क जरूर आ सकता है। अब ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब भी गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट, रिटन रिप्रेजेंटेशन का सवाल आएगा तो उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट की इंप्लीकेशन आईकैब लाजमी पूछेगा। इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, ये एक नया स्टैंडर्ड आईकैब ने ऐड कर दिया है, जो कि सीए फाइनल में था, अब वो कैफ में भी लेकर आ गया। वैसे जब हम लोग आपको कैफ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जब ये ऑडिट का बताते हैं, तो मटीरियलिटी की इवैल्यूएशन, एक तो मटीरियलिटी है ना आयदा 320, वो वैसे ही आपके सिलेबस का पार्ट है। अब ये इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट है कि आपने मिसस्टेटमेंट निकाल दिए, उसको मटीरियलिटी के अगेंस्ट कंपेयर करना, और उससे अपनी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन या ऑडिट ओपिनियन पे तुम्हारी क्या फर्क पड़ेगा उसको इवैल्यूएट करना। तो वो इससे सिलेबस का पार्ट बना दिए। वो वैसे भी इनडायरेक्टली मैं आपको पहले ही भी करवाता था, ठीक है, पिछले बैचेस में भी करवाता था, और आईकैब मुतवातिर तौर पे इसको टेस्ट भी कर चुके हैं। लेकिन सिलेबस के अंदर बच्चों डालने का मकसद ये है कि अब इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, इस चीज को मद्देनजर रखना। ठीक है, अच्छा जी। फिर एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं है, जो पहले टेस्ट होता था वही अब भी टेस्ट होगा। और रिव्यू, इंगेजमेंट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक तो होता है ऑडिट, एक होता है रिव्यू, आगे जाके इस चीज को डिस्कस करेंगे। और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर इन अश्योरेंस, ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स इन अश्योरेंस एंड एथिकल कंसिडरेशन फॉर अश्योरेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर। अच्छा, आईकैब की जो है ना एक हिस्ट्री रही है, वो हिस्ट्री बच्चों ये है कि आईकैब जब भी सिलेबस का चेंज करता है और उसके अंदर कोई नई चीज इंक्लूड करता है, तो आईकैब उसको लाजमी टेस्ट करता है। तो अगर आईकैब सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस को कैफ 8 में डाल चुका है नए सिलेबस में, तो ये बात 100% गारंटीड है कि वो एक अच्छे लेवल पे इसको टेस्ट भी करेगा। अब इसके अंदर एक कैच है, जब भी कोई ऐसा सिलेबस के अंदर चेंज आता है ना, आईकैब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करता है, तो स्टार्ट की जो एक आध अटेम्प्ट्स होती है ना, उसके अंदर टेस्टिंग लेवल हमेशा से कम होता है। टेस्टिंग लेवल मतलब जो इंटेंसिटी होती है ना पूछने की, वो कम होती है। आईकैब बेसिक लेवल पे रखता है। तो ये आपकी गोल्डन अटेम्प्ट भी
हो सकती है कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस को पास करने के लिए, क्योंकि अच्छा चंक इसके अंदर भी आके टेस्ट हो सकता है। तो थ्योरी के लेवल पे ये टेस्ट हो सकता है। ये बात दिमाग में रखना कि सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस से रिलेटेड मार्च 2026 के अंदर सवाल एक लाजमी आ रहा है। एटलीस्ट कोई 5 से 6 नंबर का सवाल लाजमी तौर पे आ सकता है, ये बात लिख लेना, ठीक है। जब मैं अभी से कह रहा हूं तो भाई 100% एश्योरेंस है कि सवाल आएगा पेपर के अंदर, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 5 नंबर आपके, 5 से 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं रिजल्ट ट्रेंड की, ठीक है। सर माजी में रिजल्ट ट्रेंड क्या रखा है? आप कह रहे हैं कि वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर है कैफेट। जरा रिजल्ट के हवाले से देख लेते हैं कि माजी के अंदर रिजल्ट क्या रहा है आपका। अगर कोई बीच में सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हो अभी तक, ठीक है। फिर हम रिजल्ट ट्रेंड को जरा डिस्कस कर लेते हैं। जी बच्चों, कोई सवाल है किसी का? जी लाइक जी बेटा वो भी आ जाएगी। देखिए क्लासेस जो है ना वो ऑनलाइन भी होंगी और हाइब्रिड मॉडल पे क्लासेस होंगी। जो बच्चा चाहे फिजिकल आके अटेंड करना हो फिजिकल भी कर ले। फिजिकल में ये कि कनेक्टिविटी ज़्यादा इस्टेब्लिश रहती है, मैं यहाँ पर होता हूँ, तो ऑनलाइन में ये कि पढ़ा के ख़त्म कर दी ना, उसके बाद मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूँगा। लेकिन अगर कोई फिजिकल बच्चा है, उसका कोई क्वेरी वगैरह है, तो वो लाइव बैठ के सामने कम्युनिकेट कर सकता है, उसके अंदर ज़्यादा एक आसानी रहती है, ठीक है। तो जो चाहे फिजिकल मोस्ट वेलकम, फिजिकल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं बल्कि ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, मैं तो इंस्टीट्यूट आके क्लास ले रहा हूँ, तो मैं हमेशा से यही चाहूँगा कि बच्चा फिजिकल आकर क्लास ले, ठीक है। मैं बेटा एक ऑडिट फर्म के अंदर ऑब्वियसली वीडियो के अंदर एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और वर्कलोड होता है, उसमें से टाइम निकाल के मैं फिजिकली आता हूँ यहाँ पर क्लास लेने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर एक मेजर जो है ना मेरी मोटिवेशन ये होती है कि आप लोगों से मुलाकात होगी, तो आप लोग अगर आओगे तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। ऐसा ना हो मैं अकेले ही आऊँ और कोई ना हो, कोई मसला नहीं है, अकेले फ़ायदा उठा के चले जाना, सही है। ये तो और अच्छी बात है यार, ये तो और अच्छी बात है। आओगे मेरिट की तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा जी, रिजल्ट ट्रेंड के हवाले से बात करें तो ऑटम 2019 में 25% रिजल्ट था कैफेट का। उसके बाद ये रिजल्ट बढ़ के हो गया 41%। उसके बाद वाली अटैम्प्ट में एक रिजल्ट गिरा और 27% इसका रिजल्ट था, फिर 41% और फिर 35% ऑटम 2021 में, फिर स्प्रिंग 2022 में 33%, फिर ऑटम 2022 में 33%, फिर 2034 स्प्रिंग 2023 अटैम्प्ट में 34%, फिर 36%, फिर 37 और फिर 38%। तो अभी जो पेपर रहा है मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि रिजल्ट कोई अराउंड 36% के करीब आएगा, ठीक है। 36-37% के करीब रिजल्ट आएगा, जो आई कैप का ट्रेंड चल रहा है। ऑल दो के एग्जाम ग्रेड दी हुई है, मैं आपको 100% एश्योरेंस से कुछ टॉपिक्स बता भी देता हूँ कि यार ये आएगा, इसकी तैयारी कर लेना, लेकिन फिर भी बच्चा वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। स्प्रिंग 2025 की जो अटैम्प्ट थी ना वो बहुत हलवा अटैम्प्ट थी, ठीक है। मैं कहूँगा जो लास्ट अटैम्प्ट अभी गई है ना ऑटम 2025 की, वो कदरे थोड़ी सी मुश्किल अटैम्प्ट थी एज कम्पेयर टू स्प्रिंग 2025, लेकिन फिर भी बच्चों का अच्छा ही फीडबैक है, इंशाल्लाह ताला बच्चे पास कर जाएं, दुआ यही है। अच्छा, अब वजह देखते हैं कि यार इस पेपर को पास करने के लिए क्या क्या दुख हैं एग्जामिनर के मुंह से सुन लेते हैं कि भाई बच्चा कहाँ पर मिस्टेक करता है। एज आई सेड कि डे 1 पे वो सारी बातें मैं आप लोगों को से डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को कान खोल के सुन लो, समझ लो कि यार पेपर क्यों फेल होता है, ठीक है जी। अच्छा, एग्जामिनर व्यूज के हवाले से बात कर लें। बेटर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व इन दिस सेशन एज कंपेयर टू प्रीवियस सेशन, हाउएवर the result was still not up to the mark. Main reason for below average performance seemed to be inability of examinees to implement theoretical knowledge to scenario based question. क्या कह रहा है भाई? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बच्चा फेल हो जाता है, थियोरेटिकल नॉलेज में अच्छा होता है, उससे पूछ लो रट्टे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट बता दो, ऑडिट प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट बता दो, तो वो बता देगा। लेकिन प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट को अगर मैं किसी सिनेरियो के साथ मर्ज कर दूं तो बच्चा नहीं बता पाएगा। Examinees are advised to practice the application of concept by attempting scenario based question. Number 2, examinees did not read the requirement of the question and consequently wrote incorrect answers. Examinees are advised to read the requirements of the question very carefully before attempting it. तो इसमें दो बातें कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट थी, inability to implement theoretical knowledge और examinees did not read the requirement of the question. तो ऑटम 2019 में एग्जामिनर का यह कमेंट था, ये कमेंट आपकी आईकैप की वेबसाइट पे भी लगे, जो बच्चा चाहे जाके देख के
पढ़ ले, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर के साथ मैंने बेटा बैठ के कोई व्लॉग बनाया या पॉडकास्ट किया और उसमें जो है ना एग्जामिनर के व्यूज मैंने नोट किए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एग्जामिनर के अपने व्यूज हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्प्रिंग 2020 में रिजल्ट था 41%, मैसिव रिजल्ट था, ठीक है। इससे बेहतर रिजल्ट कैफ की हिस्ट्री में शायद नहीं आया हो, कैफ 8 की हिस्ट्री में। बेटर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व, examinees were able to secure passing mark as compared to 25% from the previous attempt. It was commonly observed that examinees well performed in the questions which involve rote learning, whereas they struggled in the questions which require application of knowledge. क्या ये बात पिछली अटेम्प्ट में एग्जामिनर कह चुका है? जी बच्चों, क्या ये बात एग्जामिनर पिछले अटेम्प्ट में कह चुका है? यस और नो? कह चुका है? हाँ या ना? जल्दी से, हाँ या ना? कह चुका है? देखो फिर से बच्चों ने वही भंड मारा। आगे अटेम्प्ट देखते हैं। आगे ऑटम 2020 रिजल्ट है 27%, रिजल्ट है 27%। ओवरऑल पासिंग रेशियो वाज 27 एज कंपेयर टू प्रीवियस। मसला क्या था? एग्जामिनीज डिड नॉट केयरफुली रीड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड देयरफॉर मिस्ड आउट की एस्पेक्ट्स ऑफ द आंसर। अब जो आईकैप एग्जाम में आंसर क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसका एक सजेस्टेड आंसर होता है, उसके साथ एक मार्किंग ग्रिड होती है। तो जो बंदा आपका आंसर चेक कर रहा होता है ना, उसके पास वो सजेस्टेड आंसर भी होता है और मार्किंग की भी होती है। उसके अंदर होता है भाई अगर बच्चे ने इस आंसर के अंदर ये एलिमेंट्स लिखे हैं ना तो उसको इतने इतने मार्क्स देते जाना, अगर बच्चे ने नहीं लिखे तो इतने मार्क्स नहीं देना। तो इतनी सिस्टमैटिक मार्किंग होती है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से रीड करें और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप जवाब दें। ये कह चुका ना एग्जामिनर पिछले टाइम में। अब आ गया जो मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनर परफॉर्म वेल इन स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये भाई कोई तीसरी अटेम्प्ट है जिसके अंदर एग्जामिनर यही बातें कर रहा है और ये बातें मैं हर अटेम्प्ट के अंदर बच्चों से डिस्कस करता हूं और फिर बच्चे यही बंड मार के हर अटेम्प्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे क्या कहता है? स्प्रिंग 2021 में फिर से 41% रिजल्ट, लेकिन however it was commonly observed that examinees commenced writing answer without fully comprehending the requirement of the question। भाई सवाल क्या कर रहा है, कहना क्या चाहते हो, वो पूछ क्या रहा है। जब तक आप उसकी चाहत के हिसाब से उसको आंसर नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट भी उसकी चाहत के हिसाब से, आपकी चाहत के हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में पैदा किया, बता दिया भाई ये करोगे जन्नत है, ये करोगे जहन्नुम है, बता दिया ना। अब अगर जन्नत में जाना है इंसान को तो ये अमल करोगे तो जन्नत में जाओगे, या अमल करोगे तो दोज़ख में जाओगे। ऐसा हो सकता है कि मैं गुनाह करूं और मैं फिर भी जन्नत में चला जाऊं? हो सकता है सर? हो सकता है अगर कोई अल्लाह का बंदा मेरे लिए दुआ करे और मैं एंड में जाके तौबा कर लूं, ठीक है, तो तौबा भी एक रास्ता है जन्नत में जाने का। लेकिन अगर मैं तौबा भी ना करूं, गुनाह पे गुनाह करता रहूं, तो फिर मेरा रास्ता जन्नत नहीं है, मैं दोज़ख की तरफ गामज़न हूं। ऐसा ही है। तो अगर जो अल्लाह ताला ने रास्ता बताया है, अल्लाह ताला ने बता दिया ना भाई ये स्टेप करते जाओगे तो तुम जन्नत की तरफ जाते जाओगे, जन्नत मिल जाएगी, नहीं करोगे तो दोज़ख की तरफ जाओगे। इसी तरह से आईकैप ने आपको बता दिया भाई जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप आंसर दोगे तो पास, नहीं दोगे तो फेल। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई मतलब रोने धोने की बात है ही नहीं। अगर आप फेल होते हो इसका मतलब कि आपने आईकैप के हिसाब से आंसर दिया ही नहीं है और ये रियलिटी चेक है, ठीक है। बहुत कम जगह ऐसी हैं जिसमें आपको स्टार्ट में ये डरा के रियलिटी चेक दिया जाता है। मैं उनमें से एक हूँ, या मैं एक ऐसा अकेला बंदा हूँ जो आपको ये रियलिटी चेक डे 1 पे देता है कि ये ऑडिट एश्योरेंस का सब्जेक्ट क्यों मुश्किल हो सकता है। अच्छी बात ये होती है कि डे 1 पे हम ये सारे मसले मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका हल भी इंशाल्लाह ताला मैंने निकाल ही लिया होगा, ऐसे ही है ना। तो हल मैंने निकाल चुका है, मैं आगे हल की तरफ भी आता हूँ, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर्स व्यूज ऑटम 2021 रिजल्ट है 34%। देख लो भाई क्या कह रहा है। इट वॉज कॉमनली ऑब्जर्व दैट एग्जामिनीज आंसर्ड द क्वेश्चन विदाउट केयरफुली रीडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई? वही चीज कह रहा है। कोई 5वीं अटेम्प्ट है ना जिसका हम एग्जामिनर कमेंट पढ़ लें, फिर भी ये मसला बार बार रिपीट हो रहा है, हर अटेम्प्ट के अंदर रिपीट हो रहा है। हर अटेम्प्ट के अंदर बच्चा पढ़ के जा रहा है पिछले एग्जामिनर के कमेंट, जी हाँ पढ़ के जा रहा होता है, फिर कहां से ऐसे मसले आ जाते हैं सर? जब पेपर के अंदर बैठते हैं ना तो फिर वो भूल जाते हैं कि करना क्या है, पैनिक कर जाते हैं, सही है। तो उससे ये मसले होते हैं, या फिर रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं है और जज्बाती वो आंसर लेकर आते हैं। तो उसके होता क्या है, एक तो देखो जब रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम लोग आंसर नहीं लिखोगे ना तो जो मार्क्स है वो तो मिलेंगे नहीं, वो तो गए। उसके अलावा तुम लोग टाइम वेस्ट करते हो। चाहिए एक सवाल है जिसके अंदर उसने बोला कि यार 5 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई होने चाहिए मार्किंग स्कीम को देखते हुए, आपने आइडेंटिफाई कर दिए 10 ऑडिट रिस्क कि यार अच्छे मार्क्स मिलेंगे। भाई एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 5 रिस्क की रिक्वायरमेंट है, आप 5 रिस्क लिखो ना। आप 8 रिस्क, आप एक एडिशनल रिस्क भी क्यों लिखते हो? हाँ अगर आपके पास टाइम है तो आप लिखो,
टाइम नहीं है तो आप नहीं लिखो। 1.5 का फैक्टर होता है ना भाई, एक नंबर को हासिल करने के लिए 1.5 मिनट्स होते हैं आपके पास एग्जाम के अंदर, उसके हिसाब से आप मार्क्स आंसर लिखो। इस अटेम्प्ट के अंदर भी जब बच्चे पेपर देकर आए, उन्होंने कहा कि सर पेपर पूरा नहीं हुआ, ये मसले थे। अच्छी खासी तादाद बच्चों की ऐसी थी कि बच्चों ने बोला कि सर आपने जो टेक्निक बताई है उसके हिसाब से हमने पूरा पेपर कंप्लीट किया है, आज तक पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे और बच्चों की फीडबैक भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 33% रिजल्ट है सर स्प्रिंग 2022 के अंदर। क्या वजह रही है? द मेन रीजन फॉर दिस डिक्लाइन वॉज सिलेक्टिव स्टडी। अब आ जाओ सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। गुनाह है ये, सबसे बड़ा गुनाह है ये। अगर आप पूछते हो बैच के एंड में आके कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, भाई अभी पूछो ना, पूरा स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, पूरा स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम से पहले ना वो 2-3 पेजेस आते हैं, एक आध इंस्टीट्यूट के पेजेस वगैरह आते हैं और बच्चे उसको देखते हैं यार इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सवाल कर लेना और आपका पेपर तैयार हो जाएगा। भाई किसी को नहीं पता ये ICAP है यार, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई BCom MCom नहीं है कि तुम गए 5 ईयर्स देखी और उसके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले, ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में आ रहा है और तुम पेपर पास करके आ गए। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस हैं, यहाँ पे किसी भी अटेम्प्ट से कोई भी सवाल आ सकता है। अभी मैंने कहा रिटन रिप्रेजेंटेशन पे एक अच्छा सवाल आ चुका है तो चांसेस थोड़े कम है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आएगा। ऑल टुगेदर मैं रूल आउट कर ही नहीं सकता किसी भी टॉपिक को कि सर उससे सवाल नहीं आएगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। और जब आप लोग इतनी मेहनत करके जब 6 महीने आप लोग रगड़ा लगा के पेपर देने जाते हो तो भाई सिलेक्टिव स्टडी खुदा के वास्ते देखो, मैं आगे डे 1 पे आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर ये पेपर पास करना है ना, कोई भी पेपर पास करना हो ICAP का, भले वो कैफ का हो, CA फाइनल का हो, किसी भी स्टेज का हो, सिलेक्टिव स्टडी खुदा का वास्ता है मत करना। ठीक है, इसका जो खमियाजा है ना वो फिर आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा दुख जो है ना एज अ उस्ताद मुझे होता है कि यार इस बच्चे ने बात क्यों नहीं सुनी है, जो अब इसको बर्डन इस चीज़ का झेलना पड़ रहा है। फिर सर 34% रिजल्ट था ऑटम 2022 में। क्या रीजन रहा इसका? द एग्जामिनीज आंसर्ड द क्वेश्चन विदाउट रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। यार फिर से वही हरकत, मतलब कि कुछ 7वीं अटेम्प्ट है जिसके अंदर हम जिक्र कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो कमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। उस अटेम्प्ट के अंदर भी बच्चे यही हरकत कर रहे हैं। जनरल एग्जामिनर कमेंट्स हैं, आप चाहो तो किसी भी पेपर के डिटेल एग्जामिनर कमेंट क्वेश्चन वाइज आप जाके देख सकते हो इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उससे कोई भी रुकावट नहीं है। फिर स्प्रिंग 2023 में 36% रिजल्ट आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, सिलेक्टिव स्टडीज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर मसला, एग्जामिनीज डू नॉट केयरफुली रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्या कह रहा है? हाँ, अब जहां पे कह रहे हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, तीसरी लाइन में देखो, एग्जामिनीज आर एडवाइज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कोर इश्यूज बीइंग एग्जामिन्ड in the question and then identify and apply the relevant provisions of auditing standards code of ethics to address the issue। वो कह रहे हैं यार पहले मैटर को समझो तो पूछा क्या जा रहा है, तुम बस शुरू हो जाते हो। ऑडिट प्रोसीजर देखा तुम शुरू हो जाते हो, ऑडिट ओपिनियन देखी शुरू हो जाते हो। भाई सिनेरियो को तो समझो, उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सब्सिक्वेंट इवेंट है, उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। एक, जब आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई हो, जब आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू ना हुई हो, जब आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई और उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इशू हो गए हो। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। इनमें से किसी भी एक सिनेरियो के अंदर ICAP आपको सिनेरियो फिट करके दे सकता है कि अब बताओ क्या ऑडिट प्रोसीजर होंगे, रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन क्या होगी। तो अगर मैं उस रिक्वायरमेंट को नहीं समझूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई वो किस ऑब्जेक्टिव से आया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुए नहीं हुए, ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई है नहीं हुई है, तो मैं अपना जो आंसर लिखूंगा वो आंसर कभी भी मेरा सही नहीं हो सकता। तुक्का लग गया वो एक अलग बात है, तुक्का लग गया वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी मेरा आंसर दुरुस्त नहीं हो सकता अगर मैं उस स्टेज को पकड़ ही नहीं पाऊंगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड करना। यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां तक बात समझ में आ रही है? बेटा फीस स्ट्रक्चर जो है ना, मैं एडमिन को कह देता हूं, इंशाल्लाह ताला वो ग्रुप पे भी शेयर कर देगा और फिर आप लोग इंशाल्लाह कनेक्ट कर लेना मेरे से। ठीक है जी भाई? बच्चों यहां तक बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? स्प्रिंग 2023 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा जी, ऑटम 2023 में आ जाओ। 37% रिजल्ट था। क्या कह रहा है? एग्जामिनीज आंसर्ड द क्वेश्चन विदाउट। यार अब तो मैं बोर हो गया इस चीज को बार बार पढ़ते हुए कि यार एक ही चीज रिपीट हो जा रही है बार बार। रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में और 5 में मेंशन इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है यार, जब आप रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ोगे, जो आप जवाब लिख रहोगे वो हमेशा इररिलेवेंट होगा। आज स्प्रिंग 2024 में 36% रिजल्ट क्या रहा भाई?
answers without fully comprehending requirements of the question. All examinees are again advised to carefully read and understand requirements of each question before writing their answer. यहाँ पर हाथ जोड़ना रह गया ICAP का, एग्जामिनर का हाथ जोड़ना यहाँ पे रह गया कि भाई खुदा का वास्ता है कि जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप आंसर लिखो, वरना आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। यकीन करो एग्जामिनर का टाइम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो अगले 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी FTS दूर हो जाएगी, अच्छी फर्म में अपॉर्चुनिटी मिलना नामुमकिन हो जाएगी। कंपटीशन बहुत है। मैं फर्म के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस के अंदर मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मैं भी सेवरल कैंडिडेट्स के जो है वो इंटरव्यू लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ बच्चा कितने कर्व से गुजर रहा है, बच्चा कितने दुख तकलीफ से गुजर रहा है कि लेटेस्ट अटेम्प्ट के बच्चे को भी फर्म के अंदर जगह नहीं मिल रही है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कैफ को जितना जल्दी क्वालिफाई कर सको उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। उसके लिए बैकवर्क स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। अभी से इस चीज़ को सीरियस लो, उस दर्द को समझो जो कैफ क्वालिफाई करने के बाद आप लोग फेस करने वाले हो, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ऑटम 2024 37% रिजल्ट क्या है? वही है, कॉमन एरियाज के अंदर एक बच्चा जो है ना वो भंड मार रहा है। आइडेंटिफाइंग एक्सप्लेनिंग द रिस्क वो सही तरीके से नहीं कर रहा। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर बच्चे की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही है? जी बच्चा, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ो। कॉमन मिस्टेक क्या है? अब कॉमन मिस्टेक क्या है जो एग्जामिनर अपने कमेंट्स के अंदर बता रहा है, उसका इंपैक्ट क्या है और आपने क्या करना है इस चीज को ओवरकम करने के लिए। रोड लर्निंग सबसे बड़ा मसला है कि रट्टे के पीछे जाते हैं सर, क्रैमिंग के एरियाज बताते हैं। रिस्क क्या है इसका? अनएबल टू अंडरस्टैंड या हैंडल द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड अप्लाई नॉलेज ऑन स्पेसिफिक सिनेरियो। जब आप रट्टे के लिए जाते हो ना तो आप अपना दिमाग उठा के साइड में कर देते हो, सिर्फ आप रट्टा मारते हो और कुछ भी नहीं करते। जब आप रट्टा मारते हो ना तो आप उसको किसी स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपने समझा ही नहीं है, आपका तो फोकस ही रट्टे की तरफ था। व्हाट टू डू? फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ड्राफ्ट आंसर्स एंड गेट इट चेक। ठीक है, आप मुझसे चेक करवाओ, मैं चेक करता हूं, कोई असिस्टेंट चेक नहीं करता, ठीक है, तो मैं आपको फीडबैक देता हूं। नंबर 2, मिस रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब जब आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को मिसरीड कर जाओगे उससे इंपैक्ट क्या होगा? मिसिंग आउट की एस्पेक्ट्स ऑफ द आंसर। एग्जामिनर माइट हैव आस्क्ड 2 एरियाज एंड यू हैव आंसर्ड ओनली 1। जैसे हमने देखा यार, ऑडिट रिस्क अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई नहीं किया, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेगी, तो ये सारे के सारे रिस्क कहां से निकल कर आते हैं सर? जब मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सही तरीके से समझ नहीं पाता कि मेरे एग्जामिनर मुझसे जो पेपर टेस्ट कर रहा है आईकैप वो क्या चाहता है। जब मैं ये चीज देख लूंगा कि आईकैप क्या चाहता है तो मैं उसके हिसाब से आंसर दूंगा और वो वही मार्क्स देगा जो मैं चाहता हूं। व्हाट टू डू? केयरफुली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, रेफर मार्किंग की व्हाइल प्रैक्टिसिंग। ठीक है, तो आज आईकैप के पोर्टल पे आप जाके देखना, स्टेट टेक्स भी होती है वहां पे आपको मिलेगी, क्वेश्चन पेपर होगा, सजेस्टेड आंसर होते हैं, एग्जामिनर कमेंट्स होता है, मार्किंग स्कीम होती है। तो जब भी पास पेपर प्रैक्टिस करो, मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर कमेंट्स को साथ में लाजमी रखना, तो आपको लगेगा एग्जामिनर आपसे मुखातिब हो रहा है। सिलेक्टिव स्टडी एक और नासूर है, मैं कहता हूं नासूर है भाई सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी तो होनी नहीं चाहिए किसी भी प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर, और ऑडिट के अंदर सिलेक्टिव स्टडी गुनाह है। वो क्यों? क्योंकि हर टॉपिक इंटरलिंक्ड है। रिपोर्टिंग कब सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ आ जाए पता नहीं, रिपोर्टिंग कब गोइंग कंसर्न के साथ आ जाए पता नहीं, कब किस चीज के साथ फ्रॉड आ जाए पता नहीं, इवैल्यूएशन और मिस स्टेटमेंट किस टॉपिक के साथ चिपक के आ जाए पता नहीं। तो हर टॉपिक इंटरलिंक है, कौन सा टॉपिक किस टॉपिक के साथ मर्ज होकर आ जाए। सर ऐसे भी सवाल हैं जिसके अंदर 5-5, 6-6 स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहे हैं एट अ टाइम। आइजा 610 टेस्ट हो रहा है, आइजा 620 टेस्ट हो रहा है, 500 टेस्ट हो रहा है, 700 टेस्ट हो रहा है, 701 टेस्ट हो रहा है, 706 टेस्ट हो रहा है, 240 टेस्ट हो रहा है। ये स्टैंडर्ड्स के नंबर है, ठीक है। बस काउंट याद रखना कि मैंने कितने स्टैंडर्ड आपको बताएं। ये एक एक सिनेरियो के अंदर टेस्ट हो रहे हैं, 10-10 नंबर के सवाल पास पेपर के अंदर बच्चों इस तरीके के मौजूद हैं, ठीक है। तो लूजिंग प्रीशियस मार्क्स इन एग्जाम्स, 110% कवरेज ऑफ द कोर्स इज द की टू पास दिस पेपर। ड्राफ्टिंग, लैक ऑफ प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस इतनी नहीं होती तो जाहिर सी बात है जब आप एग्जाम में जाके अब बच्चा पहली बार दूसरी बार आंसर लिख रहा है तो फिर मसले मसाइल होंगे। तो इसका हल जो है ना, वाहिद हल ये रहता है, बैटरी लो है, 1 मिनट। बच्चों ज़रा साथ में रहेगा, इस इशू को ज़रा रिजॉल्व कराते हैं।
यार ये देखो उसका बैटरी वैटरी शायद लो हो गई है। लैपटॉप 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 ओके। ये प्लग प्लग बंद है क्या? हो गया, कनेक्ट हो गया। पिन 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 4 बार 0 ऐड करो। सेट। जी बच्चों, स्क्रीन आ रही है? अच्छा जी, तो ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइटिंग इज द ओनली कम्युनिकेशन विद एग्जामिनर अनएबल टू कम्युनिकेट। आपने एक टर्म सुनी होगी, प्रोवर्ब भी सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, मैं कहूँगा प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट एज वेल। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहो ना। देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपकी? सर फाइनल प्रोडक्ट है मेरी वो आंसर जो मैं आई कैप को जमा कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने काम ही उस चीज़ पे करना है। मैं भले ही कॉन्सेप्ट में जितना अच्छा हूँ, मैं भले रोड लर्निंग के अंदर जितना अच्छा हूँ, मैंने जितनी रातें लगाई हैं, मैंने जितनी क्लासेस ली हैं, मैं फिजिकल आया हूँ, ऑनलाइन ले हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं मैंने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिलीव मी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसको? एग्जामिनर को। एग्जामिनर को किसी से फ़र्क पड़ता है कि आपने जो फाइनल आंसर प्रोड्यूस किया है ना बच्चों, फाइनल आंसर जो प्रोड्यूस किया है वो एज पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, और उसके लिए ये सारी जद्दोजहद जो आप करते हो। ठीक है, तो आपने काम किस चीज पे करना है? आपने काम करना है सर फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। व्हाट टू डू? अटेम्प्ट क्वेश्चंस, परफॉर्म इन क्विज, रिमेन एक्टिव ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैं डेली क्विज देता हूं उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन अच्छी खासी तादाद पार्टिसिपेट करती है। जो पार्टिसिपेट करती है उनकी ड्राफ्टिंग के अंदर निखार है। प्रीवियस अटेम्प्ट, उससे प्रीवियस अटेम्प्ट बच्चे ऐसे हैं जिनको एक लफ्ज नहीं आता था लिखना, ड्राफ्टिंग बिल्कुल माठी, लेकिन टाइम टू टाइम जब वो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे, चीज़ों को बार बार अटेम्प्ट करते रहे, मुझसे बातें सुनते रहे, सरकास्टिक कमेंट सुनते रहे, तो उनकी ड्राफ्टिंग भी टाइम टू टाइम इंप्रूव होती गई है। और बिलीव मी कि सेशन के एंड पे इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग वो बच्चे करके गए हैं, इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग करके दी है कि प्राउड फील हो रहा था उन लोगों पे। ठीक है, कि बने बनाए आंसर वो लिख के मुझे दे देते और उसके अंदर से एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं होता था जो मैं हिला सकूं। कुछ बच्चे ऐसे थे, ठीक है, और वो बच्चे मुझे पता है कि बच्चे कौन से थे जो स्टार्ट से मेरे साथ कनेक्टेड थे। हर बैच के अंदर कुछ 4 से 5, 6, 8 लड़के लड़कियां ऐसी होती हैं जो हमेशा स्टार्ट से कनेक्टेड रहते हैं, तो उनके ऊपर हमेशा स्टार्ट से एक अटेंशन एक्स्ट्रा रहती है। ठीक है, उनको आउट ऑफ द वे जाके भी सपोर्ट किया जाता है, उनके आउट ऑफ द वे जाके भी उनसे जो है ना वो बात की जाती है, उनकी प्रैक्टिस में उनकी हेल्प की जाती है, जो बच्चे स्टार्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग चाहते हो कि यार मैं भी आप लोगों के साथ इस तरह कनेक्टेड रहूँ, आप लोगों की इस चीज़ में हेल्प करूँ, वैसे तो हर बच्चे की हेल्प रहती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू बी दैट पर्सन जो एक इस बैच के लिए स्पेशल रहेगा मेरे लिए। ठीक है, अच्छा जी, इस सेशन के अंदर आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इन डेप्थ डिलीवरी ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली प्रोविजन ऑफ स्टडी मटेरियल। एक बच्चा पूछ रहा था सर बुक आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। प्रोविजन ऑफ स्टडी मटेरियल, रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स इन अ सिंपलेस्ट वे, लिंकिंग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि एक अच्छी पोस्ट पे, क्योंकि ऑडिट फर्म के अंदर मेन जो आपकी सबसे ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है पार्टनर की, उसके बाद आता है डायरेक्टर। तो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पे ऑलरेडी मैं काम करूं, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि यार मेरा एक्सपोजर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे वैसी पता लगती हैं और बहुत सारे क्लाइंटेल में देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से मैं कनेक्टेड हूँ, CA फाइनल के भी और कैफ के भी। तो और क्लाइंट इंपॉर्टेंटली है कि क्लाइंट्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स में अटेंड करता हूँ, ऑडिट कमेटी करता हूँ, बहुत सारे CFOs के साथ इंटरेक्शन मेरा डेली बेसिस पर रहता है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से इंडस्ट्री रिवॉल्व कर रही है और ऑडिट का प्रोफेशन किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। तो हर रोज़ मेरे सामने एक चैलेंज होता है कि यार अब ये चीज़ चेंज हो गई है, तो अब मैं इसके अंदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किस तरीके से लूँ, मैं इसका रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन क्या लूँगा, क्या मैं एम्फेसिस दूंगा, क्या मैं कैम दूंगा, या मैं रिपोर्ट क्वालिफाई करूँगा, या मैं अनक्वालिफाई करूँगा, डिस्क्लेमर दूंगा, एडवर्स दूंगा, क्या इम्प्लीकेशन होगी। तो सर ये मेरे साथ रोज़ का चलता है, रोज़ मेरी जो इंगेजमेंट होती है वो 3 से 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं डेली बेसिस पे रिव्यू कर रहा होता हूँ, मैं डेली बेसिस पे किसी ना किसी मीटिंग के अंदर होता हूँ, कनेक्टेड रहता हूँ लोगों से, तो वो सारा एक्सपोजर इंशाल्लाह ताला वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, पास पेपर भी देखेंगे और मेरे जो प्रैक्टिकल
जो एक्सपोजर है उससे रिलेटेड जो सवालात आते हैं, जो आ सकते हैं, उसमें सवाल मैं बना के देता हूँ, वो भी हम लोग इंशाल्लाह ताला क्लास के अंदर कर रहे होंगे। ठीक है सर, वीक में कितनी क्लासेस होंगी और ड्यूरेशन ऑफ क्लास क्या होगी और टाइमिंग क्या होगी? 2 to 4। देखिए बेटा, टाइमिंग 2 to 4 होगी। आज की क्लास इंशाल्लाह ताला हम जल्दी ऑफ कर देंगे, ओरिएंटेशन तक रखी थी। नेक्स्ट क्लास जो हमारी इंशाल्लाह ताला कल होगी, उसमें हम ऑडिट को बाकायदा तौर पे शुरू करेंगे। ठीक है, वीक में हम लोग क्लास रखेंगे, सैटरडे संडे हमारी क्लास मस्ट होगी। एक क्लास में रखूंगा ट्यूसडे को, एक क्लास में रखूंगा थर्सडे को, ताकि आप लोगों को वीक डे के अंदर भी टाइम मिले रिवाइज करने का भी, दूसरे सब्जेक्ट को टाइम देने का भी, और ऑडिट के लिए आप फ्रेश माइंड के साथ आके इंशाल्लाह ताला बैठो। फिर मेंटोरशिप एट इंडिविजुअल लेवल, जिस तरह मैंने बताया कि यार आप लोगों की हेल्प करना मेरा जिम्मा है, वो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। और जो स्टूडेंट चाहे किसी भी चीज़ के बारे में एडवाइस लेना सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, वो मोस्ट वेलकम है, आ सकता है। कंप्लीट गाइडेंस ऑफ एग्जाम अप्रोच। जब मैंने क्लास का आगाज़ किया, मैंने किस चीज़ से आगाज़ किया? मैंने आगाज़ किया है बच्चों एक दुआ के साथ। कुरान मजीद में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मैंने स्टार्ट ही एग्ज़ाम अप्रोच से किया है, मेरा एंड भी एग्ज़ाम अप्रोच पे होगा। ठीक है, अच्छा जी, इंटरैक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी बंद नहीं होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा उठाओ। जो लास्ट बैच गुजरा है कैफ के अंदर, सबसे ज़्यादा बच्चा उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर था। ऑडिट का पावर प्ले उस ग्रुप का नाम था, और सबसे ज़्यादा बच्चा उसमें था, सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव। मतलब एक घंटे के अंदर कोई 300 मैसेजेस उस ग्रुप के अंदर आते थे। ठीक है, तो बच्चे, मैं सवालात भी उसी ग्रुप के अंदर देता था, जवाब सवाल भी चेक करके बच्चों को फीडबैक देता था, आगे आपसे शेयर करते हैं चीज़ें। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को इंटरैक्टिव रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इंगेज रखना ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिनिमम रिस्पांस टाइम फ्रॉम फैकल्टी, हमेशा से कोशिश ये रहती है कि यार मिनिमम रिस्पांस टाइम हो और आपको बेस्ट रिस्पांस प्रोवाइड किया जाए आपकी क्वेरीज का। डेली क्विज मॉक होगा। डेली क्विज क्या होता है भाई? डेली क्विज ये है कि व्हाट्सएप के अंदर मैं डेली क्विज दिया करूंगा आप लोगों को, आप लोग उसकी ड्राफ्टिंग करके, जिस तरह आप लोग एग्जाम के अंदर ड्राफ्टिंग करते, आप लोग वो ड्राफ्टिंग करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, उसी ग्रुप के अंदर शेयर करोगे, और मैं आपको देन एंड देयर वहां पर फीडबैक प्रोवाइड करूंगा। तो आपकी लाइव चेकिंग डेली बेसिस पे होगी। डेली बेसिस पे आप एग्जाम प्रैक्टिस के अंदर होगे, तो ऐसा नहीं होगा कि जब आप एग्जाम के अंदर बैठे जा रहे होगे तो आपको कोई इतना कोई सिग्निफिकेंट एक मसला आएगा कि यार ड्राफ्टिंग मेरी नहीं हुई या मुझे पता नहीं है। तो वो जो चेकिंग होती है ना, वो आईकैप के स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है। सर किस तरीके से होती है, मैं आगे आप लोगों से थोड़ी देर में डिस्कस कर लेता हूँ। स्ट्रेटेजी टू पास कैप फीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या करें सर? अभी से स्टार्ट करो। बहुत सारे बच्चे गायब हैं, ठीक है, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन आते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे ज़्यादा उनका मुनहसर रहता है। रिकॉर्डेड लेक्चर देखो मसला नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्लास के अंदर भी करवाता हूँ, और जो बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है ऑब्वियसली वो मुझसे ड्राफ्टिंग लाइव शेयर नहीं कर पाएगा, तो मैं उसको फीडबैक भी लाइव नहीं दे सकूंगा। उससे रिस्क क्या होगा? जो बच्चा सवाल का जवाब लिख के मुझे लाइव क्लास में दे रहा है ना, उसको फीडबैक मिल रही है। जो आप गलती कर सकते थे आप लाइव सेशन के अंदर गलती कर रहे हो। जो रिकॉर्डेड वाला बच्चा है ना, वो गलती करेगा जो मैं चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? लाइव सेशन के अंदर तो हुई नहीं ना मैं, और वो बच्चा वो प्रैक्टिस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, तो वो पैसिवली रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है। वो आधा तो मुझसे कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है। बात समझ रहे हो? तो ड्राफ्टिंग के अंदर जो मैं एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर मैं काम करता हूँ, मेरे तो की सेलिंग पॉइंट हमेशा से है ना, वो है फाइनल प्रोडक्ट। मेरा फोकस हमेशा से रहता है जो आप आईकैप पे आंसर लिख कर आओगे बच्चों, वो क्या होना चाहिए। मेरा हमेशा से फोकस ये रहेगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग आगे भी देखोगे। स्टार्ट नाउ, यूटिलाइज 15 डेज इन मेकिंग स्ट्रेटेजी। आप लोग अभी 10 से 15 दिन लो, स्ट्रेटेजी लो कि अगले जो कैफ की अटैम्प्ट आ रही है आपकी मार्च 2026 में, उसमें कितने पेपर्स आप दोगे, और जो स्ट्रेटेजी आप चूज़ करो। कोई बच्चा अगर चाहे डिस्कस करना, वो डिस्कस भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। कोई एक मुझसे अपॉइंटमेंट ले लो कॉल की, इंस्टीट्यूट पे आके मिलना चाहो, क्लास से पहले, क्लास के बाद, वो आके आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हो। आप कॉल पे जो है ना मुझसे डिस्कस कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को कभी ना मना किया है माजी में, ना मैं मना करूँगा, ठीक है। एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी विद डिसिप्लिन। जो स्ट्रेटेजी आप डिसाइड करो ना, फिर आप उसको विद डिसिप्लिन आप उसको एग्जीक्यूट भी करो। स्टिक योर टाइमलाइंस एंड स्ट्रेटेजी। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लाइव सेशंस। एक्टिवली अटेम्प्टिंग डेली क्विज एंड मॉक्स फॉर डायरेक्ट फीडबैक। यूज व्हाट्सएप ग्रुप वेल, डोंट शाय इफ यू डोंट वांट टू बी एम्बैरेस्ड इन एग्जाम, ठीक है भाई। एग्जाम के अंदर फेल हो जाओगे तो क्या होगा? दुनिया के सामने शर्मिंदगी होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आपने गलत जवाब दे दिया और मैंने अगर आपको लेट से 0 मार्क्स दे दिए, तो शर्मिंदगी कहाँ होगी? व्हाट्सएप ग्रुप पे होगी। लेकिन उससे आप लोग प्रिपेयर हो जाओगे, अपने आखिरी जो आपका मार्का होगा ना एग्जामिनर आईकैप में, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो उस एम्बैरेसमेंट से अगर बचना है तो जलील हो जाओ व्हाट्सएप ग्रुप पे, जलील हो जाओ लाइव सेशन में, ठीक है, जलील होने के तैयार हो जाओ।
हेल्प अदर स्टूडेंट इन रिजॉल्विंग देयर क्वेरीज। तो अगर कोई और बच्चा अगर सवाल पूछे कोई ग्रुप पे तो आप कोशिश करोगे उसका उसी तरह जवाब दो जिस तरह एक उस्ताद जवाब देता है, रिसर्च करके जवाब दो, तो उससे तुम्हारी भी हेल्प रहेगी, उस बच्चे की भी हेल्प रहेगी। एट दी एंड मैंने जवाब दे ही देना है, तो अगर उस जवाब के अंदर आपकी कोई करेक्शन निकल कर आई तो भी मैं बता दूंगा। कंप्लीट कोर्स कवरेज करना मैं करवाऊंगा, कंप्लीट कोर्स कवरेज आपका काम है, कंप्लीट कोर्स कवरेज करना, सिलेक्टिव स्टडी मत करना। एक बात मैं आपसे ये कहूँगा जो मेरे उस्ताद ने मुझे कही डे 1 पे इस क्वालिफिकेशन को अटेंड करते हुए, जो मेरा ओरिएंटेशन रहा था सीए का पहले दिन का, वो ये था कि देखो जो ये सीए क्वालिफिकेशन है ना, ये 2 तरीके के इंसान जो है ना वो पास कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिफाई हो सकते हैं। एक वो जो चीता है, एक वो जो गधा है। तुम्हें डे 1 पे डिसाइड करना है क्या तुम चीते हो या तुम गधे हो, ठीक है। अब बहुत बड़ा जो है ना इसके अंदर एक फिलॉसफी छुपी हुई है। अगर मैं डे 1 पे अपने आप को चीता तस्वुर कर लूँ ना, तो मैं हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहूँगा कि ये काम तो मैं कर लूँगा, किंग काट लेगा, ठीक है, वो वाली एक स्ट्रैटेजी आ जाएगी मेरे अंदर कि यार मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, एक महीने में कर लूँगा, एक हफ्ते में कर लूँगा। तो रिक्वायर्ड 100 मेरा हमेशा ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने आप को चीता तस्वुर कर रहा हूँ, एंड में सबसे बड़ा मैं गधा निकलूँगा। तो बजाय इसके कि एंड में इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि यार मैंने जो किया वो तो गधे वाली हरकत है, तो मैं डे 1 पे एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं गधा हूँ। अब गधे को आपने देखा कि कितनी मेहनत करता है, डे 1 से मेहनत करता है गधा, ठीक है, अर्न करता है उस चीज़ को। तो आप डे 1 से अपने आप को गधा तस्वुर कर लो और डे 1 से आप मेहनत शुरू कर दो, तो आप स्टार्ट में गधे दिखोगे, एंड में चीते हो जाओगे। तो आपकी जर्नी अगर अभी चीतेपन से शुरू होगी तो गधेपन पे आके खत्म हो जाएगी, अगर आपकी अभी जर्नी जो है वो गधेपन से शुरू होगी तो वो चीतेपन पे आके खत्म हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी टिप है, माइंड सेट में आप लोगों का बना रहा हूं कि अगले 6 महीने आप लोगों के किस तरीके से होने चाहिए, ठीक है। मैं अभी स्ट्रेट अवे ऑडिट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑडिट इंशाल्लाह ताला हम लोग कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज की क्लास में मैं आपका सिर्फ माइंड प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगले आने वाले 6 महीने आपके किस तरीके के होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, टिप्स क्या है भाई? नेवर मिस अ क्लास, क्लास मिस नहीं करनी है। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख रहे हो, कोई लाइव क्लास मिस हो गई है, रिकॉर्डेड लेक्चर भाई उसी दिन कोशिश करो देख लेना। एवरी कॉन्सेप्ट हैज़ अ स्टोरी एंड लिंकिंग, हर कॉन्सेप्ट की एक स्टोरी है, लिंकिंग है, तो इसलिए सिलेक्टिव स्टडी हराम है। तो इसके लिए मैंने एक गाना बनाया है। गाना क्या है भाई? सोचता हूँ कि कॉन्सेप्ट कितने मासूम थे, ठीक है। गाना क्या था भाई? सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ऐसी गाना था ना एक आतिफ असलम का, उसको मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया कि सोचता हूँ कॉन्सेप्ट कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आते जाते थे जो कॉन्सेप्ट दिमाग में कभी अलविदा हो गए देखते देखते, ठीक है। ओरिएंटेशन में भी एक जो है वो स्टूडेंट ने कहा कि यार हमें नहीं पता होता, हम कॉन्सेप्ट जो है ना वो भूल जाते हैं। तो क्योंकि अच्छी चीज़ क्या है कि भाई आप डेली पार्टिसिपेट करो क्लासेस के अंदर। तो रेडी फॉर द रिएक्शन, अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो इस रिएक्शन के लिए रेडी हो जाओ, और अगर आप लोग मेहनत करते हो तो इस रिएक्शन के लिए रेडी हो जाओ जो सक्सेस के बाद मिलेगा। अच्छा जी, कुछ जो है ना वो लास्ट जो सेशन रहा था उससे रिलेटेड मैं ज़रा फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके का मैं फीडबैक एक दे रहा होता हूँ बच्चों को, जो बच्चे जमा कराते हैं अपने जो आंसर्स हैं वो ग्रुप पे देते हैं। इस तरीके से उनको मार्क्स बताए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि भाई किस एरिया में आपकी लैकिंग रही है और उस चीज़ को किस तरीके से आपने इंप्रूव करना है। तो ऐसे बेताशा जो है ना वो सवालात हैं, डेली बेसिस पे इस तरीके की चेकिंग जो है ना वो कर रहा होता हूँ। और फिर बच्चों की इंशाल्लाह ताला ये फीडबैक आप लोगों की भी इंशाल्लाह ताला होगी। जो लास्ट अटैम्प्ट में बच्चों की ये फीडबैक रही है पेपर देने के बाद, ठीक है जी। तो यहाँ तक रहा था मेरा ओरिएंटेशन, आज का एक ब्रीफ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि यार ऑडिट क्या है, क्या सब्जेक्ट है ये, और किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों का किसी का कोई सवाल है तो कीजिए, अदरवाइज़ फिर हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल 2 बजे ऑडिट का इंशाल्लाह ताला हम आगाज़ करते हैं अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। तो किसी का भी कुछ सवाल है अभी पूछना चाहे पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे पूछना चाहे, ग्रुप पे पूछना चाहे पूछ सकता है, ठीक है जी। कोई सवाल है बच्चों? बेटा फीस के बारे में और स्केड्यूल के बारे में मैं एडमिन को कहता हूँ वो ग्रुप पे भी अनाउंस वापस से कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। जितना जल्दी चाहो रजिस्ट्रेशन करवा लो ताकि पोर्टल का एक्सेस ले लो। सारे के सारे लेक्चर जो है वो पोर्टल पे होंगे, सारे नोट्स पोर्टल पे अवेलेबल होंगे, तो इट्स बेटर टू हैव द पोर्टल इन द राइट टाइम जी। और कोई सवाल है किसी का? चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी कल 2 बजे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। पोर्टल सेम वही होंगे, कोई लाइव की रिकॉर्डिंग या कुछ प्रीमियम लेक्चर्स टाइप भी होंगे। देखो बेटा प्रीमियम लेक्चर्स भी इंशाल्लाह ताला होंगे, वो भी प्लान में है।
उसमें हम इंक्लूड करेंगे, और जो लाइव में है वो तो ऑब्वियसली उधर होंगे ही होंगे। ठीक है जी। वैसे भी एवरी लाइव लेक्चर इज़ अ प्रीमियम। ठीक है, क्लियर है भाई? चले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।